गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1। इजी से क्वेश्चंस मैं आपको करवाती हूँ आज। आई थिंक आपने सारे आर्टिकल्स पढ़ लिए होंगे, जिन्होंने नहीं पढ़े हैं वो आज पढ़ लेना। आज मैं आपको जस्ट इजी से 2 या 3 क्वेश्चंस ही करवा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो, ए ब्लॉक ऑफ वेट 1000 kg रेस्ट ऑन ए फिक्स्ड रफ हॉरिजॉन्टल टेबल। एक्सरसाइज 6.1 फर्स्ट क्वेश्चन, आपके पास एक हॉरिजॉन्टल टेबल गिवन है। हॉरिजॉन्टल टेबल पर एक वेट है जिसका वेट दे रखा है आपको 1000 kg। वेट आपका रेस्ट में है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बीइंग 0.2। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मीन्स आपको क्या दे रखा है, म्यू इज इक्वल टू 0.2। ए हॉरिजॉन्टल पुल ऑफ 100 kg, 200 kg, 300 kg वेट इज सक्सेसिवली अप्लाई टू द टेबल एंड द ब्लॉक। यानी कि जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो 3 केस दे रखे हैं। एक बार 100 kg अप्लाई किया, एक बार 200 kg, एक बार 300 kg। सपोज करो यहाँ हॉरिजॉन्टल पुल मैंने इस डायरेक्शन में P लगाया, तो आपके पास 3 पार्ट हैं। एक पार्ट में P की वैल्यू 100 kg, दूसरे में P की वैल्यू है 200 kg एंड थर्ड पार्ट में P की वैल्यू आपको दे रखी है 300 kg। What will be the corresponding frictional force between the table and the block in each case? आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है कि कितना होगा। देखो, आपको पता है कि जब भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आता है तो एक नॉर्मल रिएक्शन R एक्ट करती है। तो यहाँ से सीधा सीधा मैं लिख सकती हूँ वर्टिकल फोर्स R, वर्टिकल अपवर्ड फोर्स R, डाउनवर्ड फोर्स 1000 kg। तो R शुड बी इक्वल टू 1000 kg। ठीक है, आपको निकालना है फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स की अगर मैं वैल्यू देखूँ, आपको पता है फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल होता है। फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू R। आर्टिकल करते वक्त मैंने आपको बताया था म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.2 एंड आर की वैल्यू 1000। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 200 kg। ठीक है, अब 3 पार्ट में अप्लाई किया है। फर्स्ट पार्ट में P अप्लाई किया 100 kg। ठीक है, P 100 kg अप्लाई किया, लेकिन जो दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स है वो 200 kg है। यानी कि आपने जो अप्लाई किया वो कम है, फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा है, तो बॉडी विल बी इन रेस्ट। ठीक है, तो आप लिखोगे फ्रिक्शनल फोर्स 200 kg इज ग्रेटर देन P की वैल्यू कितनी है आपकी 100 kg। मीन्स आप क्या लिखोगे, बॉडी विल रिमेन इन रेस्ट एंड friction will be non-limiting friction. Friction will be non-limiting friction. आपको देखो ध्यान हो, मैंने 3 टाइप के फ्रिक्शन बताए थे, नॉन लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड डायनामिकल फ्रिक्शन। नॉन लिमिटिंग फ्रिक्शन कब था, जब बॉडी पे आपने फोर्स लगाया वो रेस्ट में है। फोर्स बढ़ाते जाओगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि उसके बाद जो है बॉडी चलना स्टार्ट कर देगी, मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो वो स्टेज जिसके बाद वो चलना स्टार्ट कर दे, उस टाइम जो फ्रिक्शन है दैट विल बी द लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, और जब बॉडी मूव करेगी तो उस टाइम फ्रिक्शन कितना होगा, उसमें डायनामिकल फ्रिक्शन होगा। ठीक है, नॉन लिमिटिंग फ्रिक्शन। और नॉन लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो कितना होगा, 100 हमने अप्लाई कर दिया, 200 ऑलरेडी उसमें है, तो नॉन लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका कितना होगा, नॉन लिमिटिंग फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू 200 माइनस 100 मीन्स मैं लिख सकती हूँ 100 kg। ठीक है, क्योंकि टोटल 200 था, 100 आपने अप्लाई कर दिया तो कितना बचा आपके पास 100 kg। अगर मैं बात करती हूँ सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू तीनों ही केस में 200 होगी, फर्स्ट केस हो, सेकेंड केस हो, थर्ड केस हो। लेकिन डिपेंड ये करता है, अगर फर्स्ट केस की बात आती है, ठीक है, तो आपके पास जो अभी भी वैल्यू है जिसकी कुछ वैल्यू तो उसने बैलेंस कर दी है, लेकिन जो वैल्यू नॉन लिमिटिंग फ्रिक्शन बाकी है वो कितना आ जाएगा 100 kg। इसी तरह सेकंड केस में देखती हूँ।
सेकेंड केस में P कितना है 200 kg और आपका फ्रिक्शनल फोर्स भी कितना 200 kg, यानी कि ये वो स्टेज आ गई जहाँ बॉडी रेस्ट पर है लेकिन बैलेंस्ड स्टेट पर है। इसके बाद जो है बॉडी मूव कर जाएगी, यानी कि यहाँ जो फ्रिक्शन होगा कैसा होगा, आपका जो बॉडी होगी वो बॉडी विल बी ऑन द पॉइंट ऑफ मोशन, पॉइंट ऑफ मूविंग बॉडी, सॉरी ऑन द पॉइंट ऑफ मोशन, यानी कि इसके बाद जो है बॉडी आपकी मूव करना स्टार्ट कर देगी। मैं बोल सकती हूँ बॉडी, इसमें देखो एक लाइन हमने की थी लिमिटिंग फ्रिक्शन में, यहाँ आपको बताती हूँ मैं। व्हेन द बॉडी इज ऑन द पॉइंट ऑफ मोशन, तो बॉडी क्या है यहाँ पर पॉइंट ऑफ मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 200 kg है, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है आपका, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स आपको दे रखा है। इट मीन्स इसके बाद बॉडी जो है मूव कर जाएगी। दिस इम्प्लाइज बॉडी विल बी ऑन पॉइंट ऑफ मोशन। और जब आपकी बॉडी पॉइंट ऑफ मोशन पर होती है तो उस केस में कौन सा फोर्स एग्जिस्ट करता है आपका, कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करता है, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कौन सा फोर्स आएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। और लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा आपका, देखो एक्चुअल में जो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं फोर्स एम म्यू आर, ये फॉर्मूला जो है आपका, देखो लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन आपने किए, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किया, तो ये जो आपने F इज इक्वल टू म्यू आर डाला है, देखो F क्या है, F बी द लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये जो फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन का ही अप्लाई करते हैं। तो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा यहाँ 200 kg। स्टूडेंट आप ये मत समझना कि 200 हमने अप्लाई किया, 200 था तो टोटल 0 हो गया, ठीक है, ओवरऑल बैलेंस हो जाएगा, उसके बाद बॉडी मूव कर जाएगी। बस फर्क ये है कि पहले जो फोर्स था वो नॉन लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स था, वो 100 kg था। अब नॉन लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो 0 है, ठीक है। जो आप 0 की बात करते हो, आपको लगेगा कि वहाँ तो मैंने 100 लिखा है, यहाँ मैंने 200 लिखा है, कि अप्लाई मैंने 200 किया, फ्रिक्शनल फोर्स 200 था तो यहाँ 0 आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स वो 0 होगा नॉन लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ कितना होगा 200। लिमिटिंग फ्रिक्शन तो वही होगा जो आपका ऑलरेडी आपने निकाला है म्यू आर वाले स्टेटमेंट से। तो थर्ड है, थर्ड आपके पास क्या है, पी कितना दे रखा है 300 kg। मीन्स मैं यहाँ से बोल सकती हूँ कि जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है इज लेस देन अप्लाइड फोर्स, यानी कि जो फोर्स आपने अप्लाई किया वो फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा हो चुका है। मीन्स बॉडी विल मूव, दिस इम्प्लाइज बॉडी विल बी मूव। और जब बॉडी मूव करती है तो फ्रिक्शन आपका कौन सा आ जाता है, डायनामिकल फ्रिक्शन। एंड दिस इम्प्लाइज डायनामिकल फ्रिक्शन विल कम्स इनटू प्ले, ठीक है। अब आप कहोगे डायनामिकल फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है। देखो स्टूडेंट, मैंने लास्ट में एक लाइन आपको बताई थी कि डायनामिकल फ्रिक्शन जो है इट इज़ स्लाइटली लेस देन केस ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो जो डायनामिकल फ्रिक्शन होता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से स्लाइटली लेस होता है। तो यहाँ से मैं लिखूंगी लिखोगे डायनामिकल फ्रिक्शन, सो इन दिस केस डायनामिकल फ्रिक्शन will be slightly less than 200 kg। मैं फिर से रिपीट करती हूँ। देखो केस 1 में मैंने अप्लाइड 100 था, फ्रिक्शन 200 था, माइनस किया 100 रह गया, लेकिन ये 100 कौन सा है, नॉन लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ठीक है। ध्यान रखना फर्स्ट केस में क्या है वर्ड, नॉन लिमिटिंग फ्रिक्शन। सेकेंड केस में नॉन लिमिटिंग फ्रिक्शन तो 0 आ जाएगा, लेकिन वो फ्रिक्शन किस में कन्वर्ट है, यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स क्या है आपका म्यू आर, दैट इज 200। और जब अप्लाइड फोर्स ज़्यादा हो जाएगा बॉडी मूव करेगी, बॉडी जब मूव करती है तो डायनामिकल फ्रिक्शन आता है, और डायनामिकल फ्रिक्शन जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन से स्लाइटली लेस होता है। तो इसीलिए नेक्स्ट केस में जो है स्लाइटली लेस देन 200 kg आ जाएगा। अब फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम अगर स्टूडेंट्स लगती है तो आप मुझे मैसेज करना। अब मैं आपको करवाती हूँ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। ए बॉडी ऑफ वेट 80 kg रेस्ट ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन।
देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, दिस इज रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक बॉडी है जिसका वेट है 80 kg. While a force of 20 kg is acted on it in a direction making an angle 60 degree with horizontal, यानी कि हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री एंगल लूँ तो उस पर फोर्स एक्ट कर रहा है 20 kg. ले लो, सपोज करो यहाँ आपके पास फोर्स है, इसका नाम मैं पी दे देती हूँ. पी की वैल्यू आपको कितनी रखी है 20 kg. किस एंगल पर एक्ट कर रही है 60 डिग्री पर. फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट इज कॉल्ड इनटू प्ले. मीन्स आपको क्या फाइंड आउट करनी है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू आर, ये आपको फाइंड आउट करना है. तो आर्टिकल की तरह कर लो स्टूडेंट्स. यहाँ पर देखो नॉर्मल रिएक्शन आर, ठीक है. और अगर आपने बॉडी पे फोर्स राइट साइड लगाया, बॉडी मूव करेगी तो राइट साइड मूव करेगी. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेफ्ट साइड आएगा, म्यू आर विल बी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है, इसको रिजोल्व कर लो. पी को दो कंपोनेंट में इधर रिजोल्व करूंगी पी cos 60 और ऊपर रिजोल्व करूंगी तो ये कंपोनेंट आएगा पी sin 60. तो स्टूडेंट्स आपको बस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू आर निकालना है. ठीक है, तो मुझे वर्टिकली लेने की जरूरत ही नहीं है, हॉरिजॉन्टल से ही काम चल जाएगा. तो रिजोल्विंग हॉरिजॉन्टली म्यू आर इज इक्वल टू पी cos 60 एंड पी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 20 kg. cos 60 की वैल्यू 1/2 तो कितनी वैल्यू आ गई आपकी 10 kg. स्टूडेंट्स आपको बस यही फाइंड आउट करना था. तो ये आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ गया 10 kg. अब नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन, ए वेट ऑफ 60 kg. क्वेश्चन नंबर थर्ड, a weight of 60 kg can just rest on a rough inclined plane of inclination 30 degree to the horizon. एक वेट है जिसकी वैल्यू 60 kg है, वो इंक्लाइंड प्लेन पर है और प्लेन की इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री है. ठीक है, लेट दिस इज इंक्लाइंड प्लेन. ठीक है, दिस इज वेट आपको दे रखा है 60 kg. प्लेन की इंक्लिनेशन है 30 डिग्री. उसके बाद है व्हेन द इंक्लिनेशन इज इंक्रीज्ड टू 60 डिग्री. अब इस इंक्लिनेशन को मैं दूसरी फिगर बना देती हूँ. इस इंक्लिनेशन को जो है इंक्रीज कर दिया और किस एंगल पर इंक्रीज कर दिया 30 से 60 डिग्री पर. फाइंड द लीस्ट हॉरिजॉन्टल फोर्स विच विल सपोर्ट इट. अब देखो जैसे ही मैं एंगल बढ़ाऊंगी तो मे भी हो सकता हो कि बॉडी नीचे डाउनवर्ड मूव करे. तो आपको बताना है कि मैं हॉरिजॉन्टली कितना फोर्स लगाऊं. ये लिखा है ना, फाइंड द लीस्ट हॉरिजॉन्टल फोर्स. लीस्ट आपको बताना है कितना कम से कम हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाऊं विच विल सपोर्ट इट, जो इसको सपोर्ट करे, मतलब नीचे मूव करने से रोक ले. तो देखो स्टूडेंट्स, वेट तो इसका बॉडी सेम ही है. वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा 60 kg. रिएक्शन नॉर्मल टू द प्लेन. ठीक है, उसके बाद फोर्स उसने कौन सा पूछा है, फोर्सेस ये आपके पास है हॉरिजॉन्टल फोर्स. तो फोर्स आपको लगाना है हॉरिजॉन्टल फोर्स P. अब बॉडी अगर नीचे मूव करेगी तो उसकी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन अपवर्ड होगी म्यू आर. ठीक है, अब रिजोल्व करते हैं कंपोनेंट को भी. देखो ये एंगल 60 डिग्री मैंने आर्टिकल में बताया है, ये भी एंगल 60 डिग्री हो जाएगा आपके पास. ठीक है, तो ये आपके पास कितना आएगा, इस वाले 60 kg को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर दो. इसके अलोंग आ जाएगा 60 cos 60 और इसके अलोंग आ जाएगा 60 sin 60. ठीक है, इसी तरह ये जो P फोर्स है इसको भी रिजोल्व करते हैं. ये एंगल आपका अगेन 60 डिग्री बनेगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है. ठीक है, इसको P को भी दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर दो. इसके अलोंग रिजोल्व करूँगी, मीन्स ये वाला फोर्स कितना आएगा यहाँ आपका, ये P cos 60 और इसके अलोंग कितना आ जाएगा P sin 60. तो देखो अभी स्टूडेंट में सिर्फ इसी वाले से काम करती हूँ. अलोंग द प्लेन रिजोल्व करूँ तो क्या टर्म बन रही है 60 sin 60 इज इक्वल टू म्यू आर प्लस P cos 60. परपेंडिकुलर टू द प्लेन रिजोल्व करूँ
R इज इक्वल टू, यहाँ भी दो फोर्स हैं, 60 cos 60 प्लस P sin 60। ठीक है, आपको फाइंड आउट यहाँ क्या करना है, R की वैल्यू स्टूडेंट्स आपको यहाँ फाइंड आउट करनी है। हाँ जी, करते हैं फाइंड आउट। देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन तो यहीं से डायरेक्ट हो जाएगा, मुझे इस वाले फिगर की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें। ठीक है, ये जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है, लेकिन बाद में तो 60 डिग्री पे इंक्लाइंड हो चुका है। मेरे हिसाब से आप इसी को सॉल्व करो, यहीं से आपका आंसर आएगा। आर की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, या आर की वैल्यू ऊपर पुट कर दो। ठीक है, 60 sin 60 इज इक्वल टू म्यू, आर की वैल्यू ऊपर पुट करो, 60 cos 60 प्लस P sin 60 प्लस P cos 60। हाँ जी, अब करते हैं। देखो यहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक टर्म और आ गई यहाँ पर, म्यू एक्स्ट्रा और आ गई। ठीक है, देखो आपको P फाइंड आउट करना है। अगर मेरे पास म्यू और आ जाए, म्यू की वैल्यू यहाँ पुट करके P फाइंड आउट कर सकते हैं। तो म्यू के लिए आपको इस फिगर की ज़रूरत पड़ेगी। इसको रिसॉल्व करते हैं दो कंपोनेंट में। ठीक है, ये आपके पास नॉर्मल रिएक्शन R, ये वेट 60 kg, ये 30, तो ये आपके पास बनेगा 60 cos 30, और इधर रिजॉल्व करूँगी तो sin 30। ठीक है, उसके बाद अगर बॉडी मूव करेगी तो यहाँ डाउनवर्ड मूव करेगी, तो आपकी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या आएगी, अपवर्ड आएगी। ठीक है, यहाँ से म्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो यहाँ से दिख रहा है 60 sin 30 इज इक्वल टू म्यू आर, और यहाँ से रिजॉल्व करूँ तो R इज इक्वल टू 60 cos 30। स्टूडेंट्स, एक चीज़ का ध्यान करना, यहाँ मैंने नॉर्मल रिएक्शन R लिया है, तो यहाँ R डैश ले लो। ठीक है, कारण क्या है, क्योंकि प्लेन जब इंक्लाइंड हो रहा है तो हो सकता है उसकी वैल्यू चेंज हो जाए, इनकी वैल्यू को अलग ले लेना। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास म्यू R डैश आ जाएगा। R डैश की वैल्यू निकालो, R डैश इज इक्वल टू 60 cos 30, cos 30 विल बी √3/2। R डैश की वैल्यू आ गई, ऊपर पुट कर देते हैं, यहाँ पुट कर दो। 60 sin 30 इज 1/2 म्यू 60 √3/2। देखो यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, इस 2 से 60 से 60 कैंसिल हो रहा है, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/√3। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद ये म्यू की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देना। ठीक है, म्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर देना 1/√3, बाकी sin 60 वैल्यू पुट हो जाएगी, cos 60 की वैल्यू पुट हो जाएगी, ऐसी sin 60 cos 60 पुट हो जाएगी, सिर्फ P बचेगा। म्यू की वैल्यू यहाँ पुट करके P फाइंड आउट कर लेना। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मैसेज कर देना। बाकी क्वेश्चन हम कल स्टार्ट करेंगे।